नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कर रहे थे और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, तो इसका हमने देखिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए हमने जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCIL का जो क्लास है इसका ऑलरेडी करा दिया, और साथ में PDF नोट्स भी इसका जो है हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे और थ्योरी और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में से आपको मिल जाएगा। तो इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए तैयारी करते रहिए। आपका अभी चल रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास ही इसके बाद आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बाद फिर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का भी हम स्टार्ट आपका कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पे पूरे कंप्लीट जो नॉन टेक्निकल पोर्शन ऑपरेशन और BD का, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए अगर आप लोग जैसे कि कोई भी एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं आपके, जिसमें कि आपका इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन DFCCIL का ही है, HAL का और HPCL और RSCB का, तो इन सभी में जो है आपका इंग्लिश और GK के जो क्वेश्चन जिसमें भी आपके पूछे जाएंगे, तो वो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों सब्जेक्ट। तो इसके लिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और PDF भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट के। और इसके साथ में देखिए आपको इंग्लिश का इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है आपका ये। तो जिसके लिए आपको जो है हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ये ऐप है। तो आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका, आप लोग वहाँ पे जाना, तो आप लोग वहाँ से रजिस्टर करके इसको जो है आप लोग कोर्स को बाय कर सकते हो। और देखिए जो आप लोग डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन को, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है कोर्स दिख जाएगा। और फिर इसके बाद आप लोग जो बाय कर लोगे, तो कंटेंट में जाके आप लोग जो है यहाँ पे PDF और साथ में लेक्चर जो भी है, तो यहाँ पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में इंग्लिश और GK का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका अभी आने वाले, तो उसके लिए जो है हमने ये लॉन्च किया हुआ है आपका, खासकर PSU के जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो पिछला क्लास में देखिए हमने जो है नेशनल इनकम के बारे में हमने स्टडी किया था, और उसमें जो है हम लोग GDP, NDP और NNP ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे हमने स्टडी किया था। तो आप लोग उसको अच्छे से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग कवर करेंगे बजट के बारे में। बजट मतलब कि ये हो गया कि जो गवर्नमेंट के जो उनका होता है, किस तरीके से वो बजट क्रिएट करते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है इसका डेफिनेशन समझना है यहाँ पे। अब जैसे देखिए बजट को सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, तो बजट क्या होता है कि जैसे कोई भी अब मान लीजिए आप एक्टिविटीज़ करते हैं, आप कोई भी मान लीजिए आप योजना बनाते हैं अपने घर के लिए ही हो गया, या फिर आप घर चला रहे हैं, तो उसके लिए एक बजट आपको तैयार करना होता है कि मेरा जो है रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंसेस कितना है। तो उसके बेसिस पे जो है बजट तैयार किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका रेवेन्यू मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपीज़ है और एक्सपेंसेस जो है उसके ऊपर चला जाए, तो वो तो क्या होगा, आपका वहाँ पे बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो बजट इसलिए बनाया जाता है कि आपका जितना इनकम है, मतलब कि जितना आपका रेवेन्यू है, तो आपका जो एक्सपेंसेस है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बजट जो है इसीलिए तैयार किए जाते हैं, कंट्री का या फिर इकोनॉमी का उसका कितना जो है रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, उसी के बेसिस पे जो है वो एक्सपेंडिचर भी करते हैं। तो सिंपली बजट आपका एक एस्टिमेशन होता है यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का, जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। जो कि हम लोग देखिए अपने अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे लिया जाता है, और ये टाइम टू टाइम जो इसमें एवेल्यूएशन होते रहते हैं यहाँ पे, मतलब कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम में। क्योंकि देखिए जो बजट का जो मतलब जो रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, तो वो हर ईयर प्रोग्रेसिव ही होता है। यानी कि पिछले साल जो कलेक्शन हुआ होगा, तो उसके एवंस में नेक्स्ट ईयर में वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, मे बी रिड्यूस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सीनियर होता है कि इंक्रीज ही होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करते ही रहते हैं। जैसे कि आपका सैलरी होता है, तो वो भी आपका हर साल जो है अब मे बी अब जैसे टाइम प्रोग्रेस होता है तो इंक्रीज होता ही है उसमें भी थोड़ा बहुत। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट में भी जो है चेंजेस करते रहते हैं, उसमें भी आप जो एवोल्यूशन करते रहते हैं। तो देखिए जो बजट है, तो ये गवर्नमेंट तैयार करती है यहाँ पे, लेकिन बजट जो है एक कोई भी एक पर्सन अपना एक फैमिली के लिए भी, या फिर जो है कोई बिजनेस या फिर कोई गवर्नमेंट है कंट्री का, वो किसी के लिए भी वो बनाया जा सकता है, कोई भी बना सकते हैं यहाँ पे बजट अपना बनाते ही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि जो है वो अपना अच्छे तरीके से रन कर सके। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है बजट का, क्योंकि जो मनी है, तो मनी का स्पेंड करना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसको हम किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, उसको जो है हम अपने जो हमारा मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, या फिर जो है ज़्यादा एक्सेस में हो जा रहा है। तो मनी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट इशू होता है, तो उसी के लिए बजट तैयार किए जाते हैं। तो देखिए जो बजट है आपका बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लान होता है।
जो कि एक डिफाइंड पीरियड के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बजट तैयार किया था अपने देश में, तो आप देखते हैं कि नॉर्मली एक फाइनेंशियल ईयर को लिया जाता है, और आप जानते हैं कि हर साल फरवरी जो महीना रहता है तो उस समय तैयार किया जाता है, फर्स्ट फरवरी को, या फिर जो आपका लास्ट जो जनवरी रहता है उस समय के एंड में तैयार किया जाता है। और फिर जो है आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में बजट सेशन होती है, और उसी में जो है बजट भी प्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए किए जाते हैं बेसिकली। तो देखिए जो बजट होता है, तो यहाँ पे हम नॉर्मली बात करेंगे गवर्नमेंट का बजट, क्योंकि देखिए फैमिली और पर्सन और जो मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे टारगेट रखना है गवर्नमेंट का बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका इन्हीं से आता है। तो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है बजट का, इनका तो किस तरीके से होती है और क्या क्या इसमें जो है फैक्टर्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका रहता है बजट में, आपका दोनों चीज आ जाएंगे, रेवेन्यू और साथ में एक्सपेंसेस भी। रेवेन्यू मतलब कि जो गवर्नमेंट का कलेक्शन जो हुआ उसके डिफरेंट सोर्सेस से, वो इसमें आपका आ जाएगा, इसका जिसे हम लोग रिसिप्ट भी बोलते हैं हम लोग। और एक्सपेंडिचर है कि इसमें मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पे, मतलब उसने जो कहाँ कहाँ पे उसने खर्च किए, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। तो इसमें दो आपका रहेगा, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो पहला देखिए जो बजट रिसिप्ट में, मतलब कि जो गवर्नमेंट को है यहाँ पे किसके किसके थ्रू मिला, तो एक आपको होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा आपका होता है कैपिटल रिसिप्ट, मतलब जो कलेक्शन किया गया रेवेन्यू के थ्रू, और बाकी जो इसमें आपका कैपिटल के। तो ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी बस आप लोग यहाँ पे ये समझो कि जो स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट के बजट का, तो वो आपका दो होता है, एक बजट रिसिप्ट, दूसरा होता है बजट एक्सपेंडिचर। दूसरा बजट एक्सपेंडिचर में, इसमें मतलब कि एक्सपेंडिचर है कहाँ कहाँ पे वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होती है। तो ये क्या होते हैं इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जो है बजट रिसिप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सा है, इसका आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपको यहाँ पे बजट रिसिप्ट कहने का मतलब है कि रिसिप्ट यानी कि जो पैसे जो मिल रहे हैं, मतलब मनी जो है रिसिप्ट हुई है गवर्नमेंट को डिफरेंट सोर्सेज से, तो वो चीज़ सारा चीज़ इसके अंदर में आपका आ जाएगा। यानी कि जितने भी सोर्सेज होते हैं कलेक्शन के, वो चाहे आपका कहीं से भी हो, कोई भी सोर्सेज होता है, वो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक फिजिकल ईयर के लिए बेसिकली ये काउंट किया जाता है कि मतलब जो टोटल जो मनी जो रिसिप्ट हुए हैं गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, तो उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आपका आता है बजट रिसिप्ट के अंदर में। तो इसमें देखिए जो गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट होता है, बजट रिसिप्ट सिंपली इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें आपका दो तरीके से कलेक्शन करते हैं, एक तो आपका होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा आपका होता है इसमें कैपिटल रिसिप्ट। तो ये दोनों क्या होते हैं इसको देखिए डिटेल में आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है, बहुत ही लंबा आपका दिया हुआ है। अब जैसे इसको हम लोग डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में यहाँ पे आपका रहता है, एक तो आपका है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा आपका रहता है यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका हो गया। तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर में जैसे कि जो टैक्स जो लगते हैं, टैक्स में आपके वेरियस टैक्सेस लगते हैं, जैसे कि आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, दूसरा आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। तो इसमें भी बहुत सारे डिविजन्स है यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप अब जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कि डायरेक्ट टैक्स है आपका यहाँ पे, तो इसमें भी बहुत सारे आपके रहेंगे। जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, आपका वेल्थ टैक्स हो गया, और स्टेट ड्यूटी आपका हो गया। तो जो डायरेक्ट टैक्स आपका रहता है, तो ये जो है डायरेक्टली पर्सन जो होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है। और वहीं पे देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही कलेक्ट किए जाते हैं लोगों से, लेकिन ये जो है आपको पता नहीं चलता है कि ये एक्चुअली आपसे कलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है। तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में और अच्छे से देखेंगे, जिसमें कि आपका जीएसटी आता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तो हो गया टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में। और दूसरा आपका है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है, जिसमें कि आपका ये सारे कंपोनेंट रहेंगे, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे पेनल्टी और जो चालान जो कटती है, तो इसके द्वारा जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होती है गवर्नमेंट का, तो ये लोगों से ही किया जाता है। इसके साथ में जो प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इसके अलावा जो फॉरेन ग्रांट्स होते हैं, और इसके साथ में जो इंटरेस्ट रिसिप्ट होती है, डिविडेंड रिसिप्ट होती है, और साथ में जो फी रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये सारा कुछ जो है आपका आ जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में। तो ये सारे जो है आपके रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। और दूसरा आपका है कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पे देखिए जो कैपिटल रिसिप्ट आपका है, तो इसमें जो है कैपिटल मनी होती है। ये जो कैपिटल मनी क्या होता है, तो ये हम लोग देखिए आगे हम लोग समझेंगे अभी। तो इसके अंदर में जैसे कि आपका हो गया लोन्स का रिकवरी करके, मतलब जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो जो लोन्स देती है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो सारा कुछ इसमें आपका आता है। और इसके साथ में जो डिसइन्वेस्टमेंट जो होती है, जो कंपनियां में सरकार जो है अपना पैसा जो लगाए रहती है तो उसको वापस ले लेती है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। इसके साथ में जो बोरोइंग्स जो होती है, और साथ में जो प्रोविडेंट फंड होती है, तो ये सब जो रिसिप्ट होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर में आते हैं। और ये क्या होते हैं इसको हम लोग देखिए डिटेल में समझेंगे, बस आपका यहाँ पे एक ओवरव्यू है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है, इसका डेफिनेशन से हम लोग समझेंगे टू द पॉइंट यहाँ पे। तो देखिए जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, तो ये वो रिसिप्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए ना तो कोई एक लाइबिलिटी होती है और ना तो उनके एसेट्स में कोई रिडक्शन होती है। इन अगर ये लेते हैं तो जो गवर्नमेंट इनसे जो भी कलेक्शन होती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कोई लाइबिलिटी नहीं होते हैं। मतलब कि अगर पैसे मिल रहे हैं इनको रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई लाइबिलिटी नहीं होती है कि इसके लिए वो जो है पे करे। अब जैसे को होता है ना कि हम किसी को पैसे देते हैं तो हम जो है वो क्या होता है कि उसके लिए एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हाँ वो मेरे के लिए दे, मतलब उसको जिसने भी वो पैसा ले लिया तो उसके लिए एक लाइबिलिटी होता है कि हमें तो वापस करना ही है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू जो भी पैसे मिल रहे हैं, तो इसके लिए सरकार कोई लायबल नहीं होता है कि हाँ जो है उसको रिटर्न करे। वो उनके ऊपर एक मर्जी है कि वो उसका चाहे जहाँ मर्जी वो खर्च करे, उसका जहाँ मन हुआ वहाँ यूज करे। तो ये एक लायबिलिटी नहीं होती है एक तरीके से आप कहोगे जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। और इससे ना तो सरकार के कोई एसेट्स में भी कमी होती है अगर ये कलेक्शन होता है इनका यहाँ पर कम या ज़्यादा हो तो यही कहने का मतलब यहाँ पर आप कहोगे सिंपल लैंग्वेज में कि इसके लिए जो है जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई एक लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। मतलब उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जो है इसको फिर दोबारा रिटर्न करे पब्लिक को। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो गवर्नमेंट होता है तो इनको देखिए क्लासीफाई दो हेड में इसको किया गया था। एक तो आपका टैक्स रिसिप्ट के अंदर में, मतलब कि जो गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू जो मिलते हैं जितने भी पैसे, तो ये हो गया। दूसरा आपका है नॉन टैक्स पेमेंट, मतलब नॉन टैक्स जो रिसिप्ट आपका हो गया जो टैक्स के अंदर में नहीं आता है लेकिन वो भी जो है कलेक्शन होती है। तो इसमें आपका पहले डायरेक्ट टैक्स आपका क्या होता है, तो ये हमने जो है आपको जानते भी होंगे। डायरेक्ट टैक्स मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट को मिलती है लोगों के द्वारा, और ये चीज़ जो है आप लोग इसको ऑब्जर्व भी करते हैं, मतलब देखते हैं जो लोगों से ली जाती है डायरेक्टली, यानी कि उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं डायरेक्टली। ये जो है आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा पैसा कटा हुआ है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका रहता है तो ये जो है इनडायरेक्ट वे में हमसे ही लिया जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हाँ एक्चुअली हम पे कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी गुड्स आप लेते हैं, कोई भी आप सामान लेते हैं मार्केट से, तो उसमें एमआरपी लिखा रहता है, तो आप सोचते होंगे कि ये तो बस हमने जितना का था उतना हमने ले लिया, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट का टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है। लेकिन वो ले तो रहे हैं पब्लिक से ही, लेकिन हमें लगता नहीं है कि हाँ ये टैक्स ले रहे हैं। तो वो इनडायरेक्ट तरीके से एक हो गया। तो जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, पहले तो देखिए बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इनडायरेक्ट टैक्स को एक सिंगल जो है आपका टैक्स के अंदर में कन्वर्ट कर दिया जो कि आपका जीएसटी है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर में देखिए बहुत सारे टैक्स आपका होते हैं, जैसे इनकम टैक्स आपका हो। इनकम टैक्स मतलब ये है कि जो इनकम के थ्रू जो इतना भी रेवेन्यू हम लोग अर्न, मतलब जो इनकम जो रहती है किसी भी पर्सन का, तो उसके थ्रू जो टैक्स जो करते हैं, मतलब जो अगर उनका टैक्सेबल इनकम में अगर आता होगा जैसे कि 5 लाख से ऊपर रहता है तो उसके लिए परसेंट जो है गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इसी तरीके से इसका स्लैब होता है, जैसे कि आपका 10 लाख से ऊपर है तो उसके लिए अलग है। तो ये सारा जो है स्लैब बनाया गया हुआ है, तो हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे, बस आपको समझना है कि होते क्या है। दूसरा आपका एक कॉर्पोरेट टैक्स है। तो कॉर्पोरेट टैक्स जितने भी कंपनियां जो होती है तो वो भी टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। और उसके बाद आपका प्रॉपर्टी टैक्स है। तो देखिए प्रॉपर्टी जो हम लेते हैं तो उस पर भी टैक्स लगती है, तो उसके थ्रू कलेक्शन जो होती है तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आते हैं। इसके अलावा देखिए गिफ्ट टैक्स भी लगते हैं यहाँ पे। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 50,000 का अबव है तो उस पर लगती है, और साथ में वेल्थ टैक्स का। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपका है नॉन टैक्स पेमेंट के अंदर में। तो इसमें देखिए जो आपका रहता है नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर में जो आपका रहता है, तो इसमें आपका जैसे पेनल्टी और चालान हो गया, जैसे आप कोई भी जुर्माना भरते हैं तो वो भी गवर्नमेंट के खाते में ही जाते हैं पैसे, लेकिन ये तो हम ही दे रहे हैं, तो ये हम ही क्या हो रहा है हमारे अकाउंट से ही पैसा कटता है, मतलब हम ही लोग अपना पे करते हैं। इसके साथ में जो प्रॉफिट मिलती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इसके अलावा जो गिफ्ट और फॉरेन ग्रांट जो मिलती है गवर्नमेंट को, इंटरेस्ट रिसिप्ट जो मिलती है, और साथ में डिविडेंड रिसिप्ट जो मिलती है, तो ये सारा कुछ आता है आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर में। और इसके साथ साथ में देखिए जो आपका फी रिसिप्ट मिलता है गवर्नमेंट को, डिफरेंट गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोर्ट में जो केस लड़ता है तो उसके लिए फी ली जाती है, तो वो भी गवर्नमेंट के खाते में ही जाते हैं। इसके साथ में कोई रजिस्ट्रेशन आप कहीं पे करते हैं तो उसके लिए भी फी लगती है, तो ये भी सारे जो है आते हैं आपके नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए जो टैक्स रिसिप्ट आपका रहता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे जो टैक्स आपका लगता है तो ये क्या होता है कंपलसरी पेमेंट होता है, मतलब कि इसको जो है कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है पे करने से। ये सभी को देना ही रहता है जिनका भी टैक्सेबल इनकम में अगर वो आते होंगे तो ये कंपलसरी होता है आपका एक्चुअली यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए जैसे कि दूसरा आपका पॉइंट है यहाँ पे कि जो टैक्स रिसिप्ट आपका रहता है, तो ये देखिए ये जो है गवर्नमेंट को द्वारा स्पेंड किए जाते हैं कॉमन बेनिफिट के लिए, यानी कि जैसे जो लोग होते हैं कंट्री के उनके लिए बेनिफिट के लिए ही ये स्पेंड किए जाते हैं। और कोई भी जैसे टैक्स पेयर है तो वो जो है अपना मतलब कि जैसे कि अगर टैक्स इनकम में आप आता है वहाँ पे, तो वो जो है उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले या ना मिले लेकिन उनको पे करना ही है अगर वो टैक्सेबल इनकम के अंदर में आते हैं तो। जरूरी नहीं है कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को तो उससे हमें भी प्रॉफिट मिले,
लेकिन पे करना ही पड़ता है यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखिए देख लिया टैक्सेबल मतलब जो आपका रहता है यहाँ पे जो टैक्स इनकम जो रहता है आपका यहाँ पे, तो उसमें आपको दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर में बहुत सारे आते हैं आपके, जैसे कि आपका उसमें हो गया इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जैसे कि जीएसटी हो गया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग जो है यहाँ पे एक सिंगल जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, मतलब जो सिंपल पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर आपके 3-4 पॉइंट है, तो इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हो। तो पहला देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ये किसके किसके पे ऊपर पड़ती है। तो डायरेक्ट टैक्स है तो ये सिंपली किसके ऊपर में लेविड होता है, तो जैसे कोई इंडिविजुअल्स है या फिर कोई कंपनीज है, तो ये जो है उसके ऊपर भी ये लेविड होती है। और दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स आपका है, तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है गुड्स और सर्विसेज पे ये लगाए जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो इंडिविजुअल्स होती है तो उसके ऊपर में ये नहीं आता है। फिर उसके बाद देखिए बर्डन शिफ्ट किस पे किया आता है, दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स का। तो देखिए जो बर्डन होता है डायरेक्ट टैक्स का, तो इसको देखिए हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर टैक्सेबल इनकम आपका है तो वो टैक्स तो आप ही के अकाउंट से कटेगा, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि आप जो है मेरा टैक्सेबल इनकम जो है मतलब टैक्स मेरे से नहीं लो, मेरा भाई से ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जो पर्सन है उसी को पे करनी होती है। और दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, तो देखिए जो बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई होलसेलर है, उसने होलसेलर या दुकानदार है, उसने कोई प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे स्टॉक में रखता है अपना, तो वो तो ऑलरेडी जो है उसने डायरेक्ट टैक्स या फिर जो भी वैसे है जो भी सामान उसने लिया तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स पे करके ही लिया होगा। लेकिन वो क्या करेगा यहाँ पे कि वो अपना उसमें जो है टैक्स उसने जो भरा, तो वो जो है शिफ्ट कर देगा कस्टमर के ऊपर में, कस्टमर को जो है वही अमाउंट से पे करेगा जो कि उसमें टैक्स जो भरा होगा उससे ज़्यादा ही बढ़ा के वो देगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि शिफ्ट कर देता है लोगों के ऊपर में। तो ये इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलता है, डिफरेंट पर्सन में शिफ्ट किया जा सकता है इनडायरेक्ट टैक्स का। तीसरा आपका है नेचर। नेचर कैसा होता है आपका यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का, तो देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है तो ये जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर का होता है, यानी कि जैसे जैसे पर्सन का इनकम बढ़ते जाता है तो उसी तरीके से जो डायरेक्ट टैक्स है तो ये इंक्रीज होता ही जाता है। और वहीं पे देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये जो है जनरली प्रोपोर्शनल नेचर का होता है यहाँ पे, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज है उसका मान लीजिए कि जो प्राइस है तो उसी के अकॉर्डिंग रहता है यहाँ पे। फिर तीसरा आपका एक कवरेज है, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का कवरेज तक का कितना तक होता है। तो देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है तो इसका कवरेज लिमिटेड के पर्सन के ऊपर ही रहती है, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम में आएंगे सिर्फ उन्हीं से तो यहाँ पे लिया जाएगा। मतलब कि जो रिच पर्सन है और साथ में जो भी टैक्सेबल इनकम के अंदर में आते हैं तो सिर्फ वहीं तक ये लिमिटेड है। और वहीं पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसका देखिए वाइड कवरेज होता है, यानी कि इसमें कोई अमीर गरीब या वो कोई देखा नहीं जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, कोई भी सामान ले बाजार से मार्केट से, तो वो चाहे कोई भी पर्सन हो, अमीर हो या गरीब हो, तो सबके लिए वही अमाउंट पे करनी है। तो ये जो है इसका वाइड कवरेज होता है, यानी कि सभी जो सेक्शन होता है सोसाइटी का, तो सभी को जो है उनको एक ही अमाउंट पे करनी होती है। तो यहाँ पे आपने जो है रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में आपने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर में कोई उनके लिए ना तो एक लायबिलिटी क्रिएट करती है और ना तो उनका एसेट्स में कोई रिडक्शन के लिए होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। तो देखिए जो कैपिटल रिसिप्ट है आपका, मतलब कि ये भी जो है सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे रिसिप्ट आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये किस फॉर्म में आते हैं, तो ये वो ऐसे रिसिप्ट होते हैं यहाँ पे कि जो कि गवर्नमेंट के लिए या तो एक लायबिलिटी क्रिएट करेगी, यानी कि गवर्नमेंट को जो है उनका उत्तर देना है, मतलब उनको जो है पे करनी है अगर वो उन्होंने लिया हुआ है या आ रहा है उनके पास तो। और इसके साथ में दूसरा रहता है यहाँ पे कि जो एसेट्स होती है गवर्नमेंट का, तो उसमें ये रिडक्शन भी काउज करती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपका कैपिटल रिसिप्ट और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है आपका। तो आई होप कि अब ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि जो कैपिटल रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के पास आ रही है तो गवर्नमेंट को जो है इसके लिए लाइबल होना होगा, यानी कि उनको इसको लौटाना होगा, उनको पे करना ही होगा, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो है आपका दो तरीके के होते हैं इसमें, जैसे कि हमने और भी बहुत तरीके का इसमें आपको हमने बताया था, आपका डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं इसमें आपके, जैसे लोन्स हो गया, आपका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, बोरोइंग्स हो गए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि जैसे कि मान लीजिए कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन्स का रिकवरी किया, लोन्स भी वो देते हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो यहाँ पे क्या है कि उनसे थ्रू जो वो रिकवरी करेंगे अपना लोन्स का, तो उससे उनको इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिलेगी। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ग्रांट करते हैं लोन्स, डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज होती है, तो उसके बाद जो रिकवरी करेंगे उन लोन्स का, तो वो जो है एक कैपिटल रिसिप्ट होती है उनके लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई अगर स्टेट है उसने अगर अपना नहीं दे पाया जितना सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से रिडक्शन ही हो रहा है उनके एसेट्स में गवर्नमेंट का। और यहाँ पे जो उनको मिल रही है तो एक लायबिलिटी होती है कि वो अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे उनके लिए उनको पे करना ही है वापस में। फिर दूसरा आपका है फैक्टर यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का। तो देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जो क्या होता है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट होती है तो वो जो है अपना
कुछ पार्ट यानी कि कुछ जो हिस्से जो होते हैं शेयर अपना, मतलब कि जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया तो वो उसको बेच देती है, सेल कर देती है। जो मतलब कि जो प्राइवेट ओनर होते हैं उनको बेच देती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अपना जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट, तो वो क्या कर रही है, हटा रही है अपना जो शेयर है वो बेच रही है, तो वो प्राइवेट ओनर्स को दे रही है यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो पैसा इकट्ठा करने के लिए बेच रही है, कि हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म वो पीएसयू नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए सरकार जो है उसमें से अपना शेयर को निकाल रही है और वो प्राइवेट ओनर या फिर वो किसी को भी दे सकते हैं जो भी इसके इच्छादार होंगे लेने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इससे कुछ पैसे आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो पीएसयू से जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनसे उनका पैसा क्या जा रहा है, जा रहा है, मतलब वो निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो वो और जो है कंट्रोल अपने हाथ से वो खो देंगे और बाकी जो है कंट्रोल वो और दूसरे के हाथ में चला जाएगा। तो ये डिफरेंट डिपेंड करता है कितना परसेंट वो दे रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पर आपका कि ये जो है डिसइन्वेस्टमेंट क्या होना, सिंपल सा मतलब हो गया कि सेलिंग द पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ द सेलेक्टेड जो पीएसयू होते हैं उनके लिए, पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है। और ये देखिए कैपिटल रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये भी जो है क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के एसेट्स में ही रिडक्शन हो रही है, क्योंकि वो शेयर दे रहे हैं अपना, तो उनका जो एसेट्स पहले था ज़्यादा था, अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे। फिर देखिए तीसरा यहाँ पे बोरोविंग्स है। तो बोरोविंग्स देखिए इसमें क्या होता है कि यानी कि बोरोविंग्स बहुत सारे फंड होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये रेज किए जाते हैं अपना, जैसे उनका कोई अगर कभी एक्सेस एक्सपेंडिचर होती है तो उसको पूरा करने के लिए जो है सरकार यहाँ पे क्या करती है, वो बोरो करती है मनी। तो यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट जो है फंड जो बोरो करती है, तो वो कौन कौन से सोर्स से कर सकती है यहाँ पे, तो जैसे कि पहला आपका हो गया ओपन मार्केट का, यानी कि जो पब्लिक के थ्रू वो कर सकती है। दूसरा है कि वो रिजर्व बैंक से वो बोरो कर सकती है अपना एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। और इसके साथ साथ में जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट से वो अपना लोन लेती है, जैसे कि कोई दूसरे कंट्री हो गई, यूएसए हो गया, इंग्लैंड, मतलब कोई भी कंट्री से वो लोन लेती है यहाँ पे। और इसके साथ साथ में जो है आपका जैसे कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, तो इनसे भी जो है अपना एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए वो बोरो करती है। अब यहाँ पे देखिए जो सरकार यहाँ पे पैसे को बोरो कर रही है, मतलब ये तो उसके पास पैसे तो आ ही रहे, रिसिप्ट के फॉर्म में आ ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसे अमाउंट है कि जो कि गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक लायबिलिटी क्रिएट करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है उनको पे करना ही होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पैसे उन्होंने ले लिया वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से तो वो जो है वापस ना करे, वो कोई लायबिलिटी नहीं होगी उनके लिए। तो यहाँ पे उनके लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, तो उनको वो पे करना ही है। और साथ में उनका रिडक्शन भी होता है इसके थ्रू एसेट्स के उनके अंदर में। तो इसलिए कैपिटल रिसिप्ट के अंदर में आते हैं। तो आई होप कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के अंदर में जो जो बीच के फर्क है इस दोनों के बीच में, आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपने जो है अभी देखा रिसिप्ट के बारे में, जिसमें कि आपने देखा था जो आपका दोनों था, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी कि जो बजट एक्सपेंडिचर आपका है, तो इसमें सिंपल सा मतलब इसका हो गया आपका यहाँ पे कि सरकार का खर्च, यानी कि सरकार का जो खर्च है वो कहाँ कहाँ पे होती है और वो किस फॉर्म में वो करते हैं। तो सिंपल सा इसका देखिए मीनिंग आपका ये हो जाएगा, जो बजट एक्सपेंडिचर आपका रहता है कि जो एक एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि जो फिजिकल ईयर होती है, जनरली हम लोग फाइनेंशियल ईयर हम लोग जो फिजिकल ईयर आपका रहता है यहाँ पर आपका जैसे कि आपका अप्रैल से लेके हम लोग लेते हैं और नेक्स्ट जो अप्रैल आपका रहता है उस समय तक हम लोग काउंट करते हैं। तो ये आपका रहता है फाइनेंशियल फिजिकल ईयर का एक्चुअली काउंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए इसमें एक्सपेंडिचर जो होती है गवर्नमेंट का, तो दो तरीके से होती है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग राजस्व व्यय, और दूसरा आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो पूंजीगत व्यय। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर दोनों तरफ तो कर रही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए जो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे, तो ये गवर्नमेंट ये सोच के वो करती है कि इससे हमें कोई प्रॉफिट तो नहीं होने वाला है, मतलब ये रहता है कि बस हमको पब्लिक का वेलफेयर करना है। तो ये जो सोच के एक्सपेंडिचर करती है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आ जाएंगे। जैसे कि आपका इसमें हो गया डोनेशन देना या फिर ग्रांट देना या फिर सब्सिडी हो गया, और इसके साथ साथ में जैसे कुछ लॉस होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो गया। और इसके साथ साथ में देखिए पब्लिक कन्वीनियंस के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, जैसे वेरियस स्कीम्स वो लॉन्च करते हैं यहाँ पे, तो ये सारा कुछ आपका आ जाएगा। और इसके साथ में जैसे कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि पार्क हो गया, उसको मेंटेनेंस के लिए हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इन सभी में अमाउंट अपना जैसे एक्सपेंडिचर वो कर रही है, तो इसके उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इनसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बस पब्लिक वेलफेयर के लिए अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आते हैं। इसके साथ साथ में जैसे वो लोन्स का कुछ वो रीपेमेंट करते हैं, स्कीम्स जो लॉन्च करते हैं, और इसके साथ में जो एम्प्लॉय को जो सैलरी वो पेमेंट करते हैं, तो ये सारा कुछ आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर आपके आते हैं कि जो कि ना तो ये एक एसेट्स क्रिएट करते हैं और ना तो इनसे कोई जो है रिडक्शन होती है, और ये मतलब कोई एक लायबिलिटी नहीं क्रिएट करती है गवर्नमेंट के लिए। तो ये आ जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में।
और वहीं पे जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कि यहाँ पे जो सरकार जो पैसे खर्च कर रहे हैं कैपिटल के फॉर्म में, तो वो जो है अपना एक फ्यूचर प्रॉफिट देखते हुए कर रहे हैं। मतलब वो पैसे अगर लगा रहे कहीं पे खर्च वो कर रहे हैं, तो वो अपना एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इसमें मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये उस जगह पे वो करेंगे ऐसा, तो जिसमें कि एग्जाम्पल अगर बात करते जैसे कि आपका हो गया कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, इसके साथ साथ में जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, जैसे कि रोड हो गया, ब्रिजेस का हो गया या मेट्रो हो गया, तो इन सभी में इन्वेस्टमेंट अगर करती है सरकार यहाँ पे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में आपका आ जाए। क्योंकि देखिए रोड में या फिर ब्रिजेस में या फिर मेट्रो बनाने में वो करते हैं, तो वो उनको पता है कि इससे हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होगा लेटर ऑन, यानी कि इनसे उनका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा हमें। तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में आ जाएंगे। इसके साथ साथ में डिफेंस में जो करते हैं, इसके साथ में जो नेचुरल कैलेमिटीज आपका हो गया यहाँ पे, तो ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट रेफर्स टू दो एक्सपेंडिचर कि विच आइदर क्रिएट एन एसेट्स और काउजेज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि एक एसेट्स की तरह होती है गवर्नमेंट के लिए, और ये जो है एक रिडक्शन भी करती है उनके लायबिलिटीज का, गवर्नमेंट का। यानी कि ये एक एसेट है जो कि एक धन होता है उनके लिए, कि ये जो है उनका रिटर्न होना चाहिए, वापस आना चाहिए, एक प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। तो आई होप कि यहाँ पे जो है आपने समझ लिया होगा रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंसेस क्या है। मतलब जो गवर्नमेंट का जो बजट होती है, तो उसमें आपने दो दो आपने यहाँ पे स्टडी किया। एक तो आपका था यहाँ पे एक्सपेंडिचर और दूसरा था रेवेन्यू, मतलब कि जो रिसिप्ट है। तो उसमें आपने देखा था कि जो एक्सपेंडिचर है और जो रिसिप्ट है वो भी दो तरीके के होते हैं आपके। एक आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसी तरीके से आपने उसमें भी रिसिप्ट में भी पढ़ा था वहाँ पे कि जैसे कि आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो ये दोनों को जैसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया है जो भी फैक्टर है यहाँ पे उसके अंदर में जो डिवीजन किए गए हैं, तो उसके बेसिस पे अब यहाँ पे कंक्लूजन निकाला जाता है। कंक्लूजन यहाँ पे इसलिए कि इसी के थ्रू पता चलता है कि जो बजट है गवर्नमेंट का जो तैयार किया गया है, तो वो कैसा रहा था। वो बजट सरप्लस रहा था, या फिर जो है वो बजट बैलेंस बजट रहा था, या फिर जो है वो डिफिसिट बजट रहा था, यानी कि घाटे का जो है बजट तैयार किया गया था। तो ये कैसे कैलकुलेट किया था, देखिए यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि दैट इज कि इफ रिसिप्ट, रिसिप्ट यहाँ पे देखिए दोनों तरीके के हो सकते हैं, इसमें आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों होंगे। और एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब कि आपका इसमें दोनों आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट का, यानी कि जो प्राप्ति हुआ, जो पैसे उनको जो ऐसे कलेक्शन होते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, वो अगर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस बजट। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि जितना पैसा आपका ज़्यादा आया, मतलब इनकम आपके पास ज़्यादा आए, लेकिन एक्सपेंडिचर आपका उससे कम हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग उसमें फायदे में रहेंगे, मतलब फायदा रहा आपका बजट इस साल का। और वहीं पे अगर मान लीजिए जो रिसिप्ट है वो अगर एक्सपेंडिचर के बराबर रहा, तो ये क्या होगा, एक बैलेंस बजट होगा। और तीसरा केस है कि यहीं पे अगर रिसिप्ट जो है वो अगर कम होती है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो डिफिसिट बजट होगा। तो डिफिसिट बजट देखिए जो मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं, तो वहाँ पे इसी इसी को ज़्यादा फेस करते हैं, मतलब हमेशा जो है डिफिसिट बजट में ही रहती है। इंडिया की ही बात करें तो हमेशा जो है हम लोग डिफिसिट बजट को ही फेस करते हैं, यानी कि जितना गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट जितना कम आती है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रिसिप्ट कम होती है। तो इस तरीके से हमेशा हम लोग जो डिफिसिट बजट के अंदर में ही रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो डिफिसिट है इसका मतलब क्या होता है आपको समझना है, क्योंकि जो बजट डिफिसिट है आपका यहाँ पे, मतलब कि ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको भी हम लोग और अच्छे समझेंगे क्योंकि इसके बहुत डिफरेंट टर्म्स होते हैं। तो डिफिसिट का मतलब हो गया आपका यहाँ पे कि दैट इज अमाउंट बाय विच अ सम फॉल्स शॉर्ट ऑफ सम रेफरेंस अमाउंट, यानी कि एक रेफरेंस अमाउंट से जो सम है वो क्या होगा, फॉल्स करेगा, यानी कि कम होगा। तो इस तरीके से जो बजट डेफिसिट है आपका यहाँ पे, तो इसमें देखिए और भी टर्म्स होते हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने के, जैसे कि कभी आपको मिलेगा कि बजट डेफिसिट हुआ इस बार, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, या फिजिकल डेफिसिट हुआ, या फिर प्राइमरी डेफिसिट हुआ। तो ये क्या है आपको यहाँ पे समझना होगा, किसको बोलेंगे हम लोग, बजट डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो इसको आप लोग ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला आपका यहाँ पे बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट में सिंपल सी बात है, कितना डेफिसिट होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बजट डेफिसिट आपने कैसे निकाला, देखा कि बजट डेफिसिट हुआ मेरा कि अगर रिसिप्ट जो है वो कम हुआ एक्सपेंडिचर से, तो ये हो गया डेफिसिट। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर आपको बजट डेफिसिट कितना हुआ, कितना अमाउंट का डेफिसिट हुआ, तो उसको अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सिंपल सी बात है कि जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ आपका या कोई गवर्नमेंट का ही, उसमें से आप माइनस कर दीजिए टोटल रिसिप्ट का, तो इससे आपको निकल जाएगा कि कितना हमारा बजट डेफिसिट हुआ। तो सिंपल सी बात है
कि अगर मान लीजिए रिसिप्ट आपका जैसे हुआ आपका 100 रुपीज़, सपोज एग्जाम्पल की बात करते हैं, और वहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है आपका ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आप ग्रेटर अमाउंट से ही आप माइनस कीजिएगा छोटा अमाउंट को। तो इसमें बजट डेफिसिट आपका निकल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो आपका निकल जाएगा बजट डेफिसिट। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका यहाँ पे है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इस टर्म्स पे आप लोग फोकस करना। तो यहाँ पे रेवेन्यू टर्म है, तो इसमें कैसे निकाला जाएगा कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस करेंगे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट का, तो ये आपका निकल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट का। बस आपको यहाँ पे टर्म्स में ही जाना है, जो रेवेन्यू टर्म है आपका तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा और उसके बाद आपका रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगा आपका माइनस में। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप लोग इसको मिस नहीं करना। और वहीं पे देखिए एक होता है आपका फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, हमेशा आपको ये सुनने को मिलते हैं इसमें। तो ये देखिए ये क्या होता है आपका, देखिए जो बजट डेफिसिट है आपका ये वही टर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है ना यहाँ पे कि एक चीज जो है वो आपका इसमें बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है यहाँ पे। यानी कि जो बोरिंग्स जो हम लोग लेते हैं बाहर से बोरो करते हैं फॉरेन कंट्री से और भी कहीं से, तो उसको बस यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी जाती है। तो यही बस आपको बजट डेफिसिट को ही हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में यहाँ पे कि इसमें जो है बस आपका जो बोरोइंग्स होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो सिंपल से क्या कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका फिजिकल डेफिसिट अगर निकालना हो आपको, तो इसका आपका है दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट और इसमें से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो ये आपका देखिए बजट डेफिसिट का ही ये डेफिनेशन है यहाँ पर आपका, मतलब फॉर्मूला यहाँ पर है। लेकिन इसमें से बस आपका रहता है कि एक्सक्लूड कर देते हैं बोरोइंग्स को। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आप लोग समझ गए होंगे। और वहीं पे एक होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो ये होता है आपका दैट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। अब इसमें देखिए जो कुछ प्रीवियस बोरोइंग्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है, तो उस पर जो है कुछ अपना इंटरेस्ट वो पे कर देती है। तो इसको अगर हम लोग फिजिकल डेफिसिट से निकाल देते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट से निकाला जाता है यहाँ पर ये इंटरेस्ट पेमेंट जो रहती है प्रीवियस बोरोइंग्स का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है या टर्म्स है जो आपको समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था आपका आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टॉपिक देखिए थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी हो सकता है आपके समझने के लिए, लेकिन अगर आप लोग एक बार और अगर सुनिएगा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए थे डीएफसीसीएल के एग्जामिनेशन में, और ये हम लोग इसलिए अच्छे से कवर कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो क्वेश्चन देखिए कि डैश इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि ये जो है आपका एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और डेवलपमेंट सरचार्ज है। तो देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स होता है कि जो है आपका एक लेवल के बाद वो इंक्रीज होते ही रहता है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया। तो ये जो आपका एक प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल है आपका, यहाँ पे इनकम जैसे बढ़ते रहेगा तो टैक्स का भी जो है आपका वो भी बढ़ता जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट मीन्स। तो फिजिकल डेफिसिट का देखिए अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया था इसमें कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो आपका उसमें से आप माइनस कर दीजिए आप टोटल रिसिप्ट का। तो उससे जो है आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि जो डिफरेंस होता है आपका यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में गवर्नमेंट की, तो उससे आपका निकल जाएगा फिजिकल डेफिसिट, उसमें से बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन जो दिया हुआ है, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके बेसिस पे आप लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो देखिए केवल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट का, तो उसको तो कभी फिजिकल डेफिसिट तो बोलेंगे नहीं हम लोग। तो एलिमिनेट आपका ऐसी हो गया। इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो है आपका डेफिनेशन इसका है, हालांकि इसमें बोरोइंग्स भी आपका एक्सक्लूड किया था यहाँ पे, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही आपका आंसर इसमें फिट रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। बाकी आप और भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो केवल बोरोइंग्स को नहीं बोलते हैं हम लोग, और टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की जो होती है उसी को सिर्फ नहीं बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है आपका आप लोग इस पे फोकस रहना, वही इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंस होता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद करना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज इज नोन एज। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा मतलब है कि ऑफलोडिंग जो करते हैं गवर्नमेंट शेयर अपना प्राइवेट कंपनीज को, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो शेयर्स होती है वो प्राइवेट कंपनी को जो वो बेच देती है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इस टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसको बोलाता है डिसइन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट आपने टर्म सुना होगा, यानी कि खर्चे करना, इन्वेस्टमेंट करना किसी भी कंपनी के ऊपर हो गया, या फिर वो जो है कि हम उस पर खर्च कर रहे हैं कि प्रॉफिट हो हमें। लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट है, डिस क्या है, नेगेटिव मीनिंग देता है अगर डिस लग जाता है किसी भी चीज़ में तो, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने की बजाय जो है उसको सेल करेंगे। तो ये होता है, दैट इज आपका टर्म ओके, अपलोडिंग अ गवर्नमेंट से टू प्राइवेट कंपनीज। तो यहाँ पे कोई पीएसयू रहेगा जिससे कि गवर्नमेंट अपना क्या कर रही है, कुछ हिस्से जो वो बेच रही है ताकि जो है वो अपना उससे जो भी घाटे हो रहे हैं उसको वो कम कर सके। तो ये होता है टर्म आपका डिसइन्वेस्टमेंट का। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कॉल्ड एज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है यहाँ पर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का बीच में जो डिफरेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ध्यान से यहाँ पर पढ़ना, इसमें दिया हुआ रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट और टोटल रेवेन्यू। तो ये देखिए किसका डेफिनेशन है, मतलब किसका कैलकुलेशन किया जाता है यहाँ पे, रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी देखिए इसमें दिया हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट, तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस इसमें हम लोग करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट का, तो वो आपका निकल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और बाकी रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू, ये इसका डेफिनेशन है ही नहीं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी इज प्रेजेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जो है अभी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी प्रेजेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम लोग जो है यहाँ पे जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो यहाँ पे आपका जो है इसी में से आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हमने सारा कुछ यहाँ पे डेटा ले लिया है। तो देखिए जीएसटी जो है आपका ये गुड्स और सर्विसेज टैक्स इसको बोलते हैं हम लोग, ये फुल फॉर्म है इसका, जो कि आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि कंजप्शन टैक्स भी इसे हम लोग बोलते हैं, जो कि ये जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो है आपके जो किए जाते हैं इंडिया के अंदर में सप्लाई किए जाते हैं तो उसके ऊपर ये लगने वाले टैक्स होते हैं। तो ये देखिए कम्प्रिहेंसिव और मल्टी स्टेज ये टैक्स होते हैं इसके अंदर में आपका यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है जितने भी पहले जो आपके जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि आपका पहले जितने भी आपके हो गए, मान लीजिए कि कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स आपका हो गया, तो वो सारे के सारे टैक्स को मर्ज कर दिएगा यहाँ पे, सेल्स टैक्स को, इसके अलावा और भी जो लगते थे आपके। तो यहाँ पे क्या एक मल्टी स्टेज टैक्स बनाया गया है जीएसटी, जिसके अंदर में आपके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैटेगरी में बांटा गया हुआ है कि किसके ऊपर में कितना टैक्स लगेगा, तो उनको एक टैक्स स्लैब में रखा गया हुआ है, अलग अलग टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो है आपके यहाँ पे जीएसटी जो लगते हैं गुड्स और सर्विसेज पे, तो इनको देखिए 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब में इनको रखा गया हुआ है। तो वे हैं आपके यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे गुड्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि वो जो है जरूरत की चीज होते हैं जो कि सभी के लिए जरूरी है, तो उनको 0% में रखा गया हुआ है टैक्स स्लैब के अंदर में, कुछ 5% में, कुछ 12% में, कुछ 18% में और कुछ जो है 28% में। तो जितने भी लग्जरी गुड्स होते हैं आपके तो वो 28% के टैक्स स्लैब में रखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी है कि जिनको कि जीएसटी से बाहर रखा गया, तो वो कौन कौन सा है तो ये भी आप लोग याद रख लेना। जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके हो गए, जैसे पेट्रोल डीजल आपके हो गए। इसके अलावा जो अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होते हैं और साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनको जो है जीएसटी के अंदर में अभी नहीं रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। ये जो है डिफरेंट जो स्टेट जो होते हैं तो उनके द्वारा जो है चार्ज किए जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसीलिए आप देखते होंगे कि पेट्रोल डीजल का प्राइस जो है तो वो इंक्रीज आपका होते रहता है अपने अकॉर्डिंग, वो क्योंकि वो जो है इसके अंदर में रखा ही नहीं गया जीएसटी के अंदर में। और इसके साथ साथ में देखिए एक स्पेशल रेट आपका 0.25% है, जो कि जो कुछ रफ और जो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस जो होते हैं स्टोन्स होते हैं, और बाकी देखिए जो गोल्ड है आपका उस पर 3% का भी टैक्स लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, जो कि इस पे नहीं लगता है। इसके साथ साथ में जो और भी गुड्स हैं आपके, जो कुछ प्रीशियस स्टोन और सेमी प्रीशियस स्टोन जो होते हैं तो उस पर 0.25% और गोल्ड पे 3% अलग से ये टैक्स लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। और जो टैक्स है जीएसटी ये कब इफेक्ट में आया था, तो ये 1 जुलाई 2017 को आया था, जिसमें कि 101 जो अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके द्वारा ये जो है ऐड किए गए थे, मतलब कि उसके बाद ये इफेक्ट में आया हुआ था। और देखिए जो आपका जीएसटी है तो ये कितने टाइप्स के आपके होते हैं तो ये भी आप लोग याद कर लेना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपका टाइप्स ऑफ जीएसटी होती है, देखिए 4 टाइप का होता है। एक आपका सीजीएसटी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है लिए जाते हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, ये सीधा उनके पास ये मिलता है, उनको उनको जाती है ये। और कौन कलेक्ट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और ट्रांजैक्शन जो होता है आपका ये एप्लीकेबल किस गुड कुछ सर्विसेज पे आपका होता है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी सिंगल स्टेट है, यानी कि कोई इंट्रा स्टेट है, तो वहाँ पे ये आपका होगा लेवल। और उसके बाद दूसरा आपका है एसजीएसटी, यानी कि जो सेंट्रल स्टेट जो आपका स्टेट जीएसटी आपका है एक्चुअली में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये बेनिफिशियल होती है इसके, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कलेक्ट किए जाते हैं ये सारे जितने भी टैक्स आपके लगते हैं एसजीएसटी के अंदर में। और इसके बाद देखिए
दूसरा तीसरा आपका यहाँ पे आईजीएसटी, जो कि ये होता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी आपका है, जो कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ये किए जाते हैं, मतलब अथॉरिटी जो होती है जो बेनिफिट होते हैं इसके थ्रू। और कलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और उसके बाद तीसरा चौथा आपका यहाँ पे है दैट इज यूजीएसटी, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी जो होता है आपका यहाँ पे उनके द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है जीएसटी, वो आपका हो गया। तो ये यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होती है तो ये उनके द्वारा ये कलेक्शन किए जाते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के जीएसटी हैं आपके, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे याद रखना। तो यही देखिए क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी है प्रेजेंट है अभी इंडिया में। तो ये है टोटल 4 डिफरेंट टाइप के हैं। कौन कौन से हैं तो ये भी आपने देख लिया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए आगे भी जो है हम लोग इसी तरीके से लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।